सुनामी पर आधारित इस मॉड्यूल में आपका स्वागत है। इस मॉड्यूल के पूरा होने पर आप सुनामी को परिभाषित कर पाएंगे, सुनामी के असर को रेखांकित कर सकेंगे, सुनामी आने की वजहों को समझेंगे, यह जान पाएंगे कि सुनामी के ज़मीन से टकराने पर क्या होता है, सुनामी की चेतावनी प्रणाली को समझ पाएंगे, यह समझ पाएंगे कि सुनामी आने के पहले, उसके दौरान और बाद में क्या करना चाहिए, और स्वयं सेवकों की भूमिका को समझ पाएंगे। सुनामी या बंदरगाह लहरें समुद्र में उत्पन्न होने वाली लहरों की श्रृंखला है। यह महासागर या किसी बड़ी झील में पानी की विशाल मात्रा के विस्थापित होने की वजह से उत्पन्न होती है। भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और अन्य भूमिगत विस्फोट जिसमें सुरंग उड़ाना, भूस्खलन, ग्लेशियर पिघलना, उल्कापिंडों का गिरना और पानी के नीचे या ऊपर होने वाली अन्य गतिविधियां हैं। इन सभी से सुनामी लहरें उत्पन्न होने की संभावना है। पवन या ज्वार भाटा, जो कि चंद्रमा और सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण बनते हैं, से उत्पन्न होने वाली सामान्य महासागरीय लहरों के विपरीत, सुनामी लहरों का जन्म समुद्र में विशाल जलराशि के विस्थापित होने से होता है। सुनामी लहरें सामान्य समुद्री जलधाराओं या समुद्री लहरों से अलग होती हैं क्योंकि उनकी तरंगदैर्घ्य काफी लंबी होती है। सुनामी उठती गिरती लहरों के रूप में आगे बढ़ने के बजाय शुरू में तेजी से बढ़ते ज्वार के रूप में आ सकती है। सुनामी आमतौर पर तरंगों की एक श्रृंखला से बनी होती है, जिनकी अवधि मिनटों से लेकर घंटों तक होती है, इसलिए यह वेव ट्रेन में आती हैं। बड़ी सुनामियों में लहरों की ऊंचाई दसियों मीटर की हो सकती है। हालांकि सुनामी का असर तटीय इलाकों तक ही सीमित रहता है, लेकिन वे काफी विनाशकारी साबित हो सकती हैं और वे पूरे महासागरीय तल को प्रभावित कर सकती हैं। 2004 की हिंद महासागर में आई सुनामी मानव इतिहास की सबसे घातक प्राकृतिक आपदाओं में से एक थी। इसमें हिंद महासागर की सीमा से लगे 14 देशों में कम से कम 2,30,000 लोग मारे गए या लापता हो गए। सुनामी के कारण विनाशकारी तटीय बाढ़ आ सकती है और जानमाल का नुकसान हो सकता है। आइए हम सुनामी के कारणों को समझते हैं और यह जानते हैं कि जब सुनामी की लहर जमीन से टकराती है तो क्या होता है। इन रहस्यमय लहरों का जन्म आम तौर पर टेक्टोनिक प्लेट सीमाओं पर समुद्र के नीचे बड़े भूकंपों के कारण होता है। जब किसी प्लेट सीमा पर समुद्र का तल अचानक ऊपर उठता या गिरता है, तो यह अपने ऊपर के पानी को विस्थापित कर देता है। इससे घूमने वाली लहरें पैदा होती हैं, जो सुनामी बन जाती हैं। ज्यादातर सुनामी, लगभग 80% प्रशांत महासागर के अग्निवलय क्षेत्र में आती हैं। यह भूवैज्ञानिक रूप से एक सक्रिय क्षेत्र है, जहां टेक्टोनिक प्लेटों में बदलाव होने से ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंप आना आम बात है। पानी के नीचे भूस्खलन या ज्वालामुखी विस्फोट के कारण भी सुनामी आ सकती है। यह किसी बड़े उल्कापिंड के समुद्र में गिरने की वजह से भी पैदा हो सकती है। समुद्र में सुनामी की गति 500 मील 805 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, जो किसी हवाई जेट की गति के बराबर है। इस गति से वे एक दिन से भी कम समय में प्रशांत महासागर के पूरे क्षेत्र को पार कर सकती हैं। और उनकी तरंग दैर्घ्य बड़ी होने की वजह से रास्ते में उनकी ऊर्जा बहुत कम खर्च होती है। आगे आइए देखें कि जब सुनामी जमीन से टकराती है तो क्या होता है। कभी-कभी सुनामी का गर्त लहर के शिखर से नीचे सबसे निचला बिंदु पहले तट पर पहुंचता है। जब ऐसा होता है तो एक खाली जगह बन जाती है, जिसमें समुद्र तटीय जल उस भाग को भरने पीछे लौटता है। इससे बंदरगाह और समुद्र तल के जलमग्न हिस्से उजागर हो जाते हैं।
समुद्री जल का इस तरह पीछे जाना आने वाली सुनामी का एक अहम चेतावनी संकेत है, क्योंकि लहर का शिखर और उसके नीचे मौजूद पानी की भारी मात्रा आमतौर पर तट से बाद में टकराएगी। इस घटना को पहचान लेने से जान बचाई जा सकती है। सुनामी आमतौर पर लहरों की एक श्रृंखला से बनी होती है, जिसे वेव ट्रेन कहा जाता है। इसलिए जैसे जैसे लहरें तट तक लगातार पहुंचती हैं, इसकी विनाशकारी शक्ति बढ़ती जाती है। सुनामी तट पर बड़े पैमाने पर उठती गिरती लहरों के रूप में दिखाई नहीं देती है, बल्कि तेजी से बढ़ते ज्वार के समान दिखाई देती है, जो तटीय क्षेत्रों में बाढ़ ला देती है। प्रशांत सुनामी चेतावनी प्रणाली 26 देशों का एक गठबंधन है, जिसका मुख्यालय हवाई में स्थित है। यह संगठन समुद्र में सुनामी की पहचान करने के लिए भूकंपीय उपकरणों और जल स्तर मापी का एक जाल फैलाए रखता है। पानी के अंदर स्थित सेंसर भूकंप और अन्य कारणों का पता लगाते हैं और डेटा को एक प्रोसेसिंग केंद्र को रिले करते हैं, जो इस डेटा का आकलन करता है और फिर सैटेलाइट के जरिए अधिकारियों और मीडिया को आने वाली सुनामी के बारे में चेतावनी देता है। वे जवाबी कार्यवाही के तौर पर संकटग्रस्त आबादी को चेतावनी जारी करते हैं। डिजास्टर अलर्ट एक मोबाइल एप्लीकेशन है, जिसे लोग मुफ्त में इस्तेमाल कर सकते हैं। यह दुनिया भर को गंभीर आपदा की चेतावनी जारी करता है और सुरक्षित रहने के लिए जरूरी जानकारी प्रदान करता है। डिजास्टर अलर्ट 18 अलग अलग तरह की प्राकृतिक आपदाओं के बारे में रियल टाइम जानकारी प्रदान करती हैं। यह जानकारी आपदाओं के घटते ही जारी कर दी जाती है। इसी प्रकार इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सिस्टम INCOIS ओशियन ऑब्जर्वेशन नेटवर्क ON का संचालन करता है। यह नेटवर्क मछुआरों और तटीय इलाकों में रहने वाली आबादी को तूफान के आने और ऊंची लहरों के बारे में देश को चेतावनी जारी करके तटीय इलाकों की सुरक्षा करता है। सुनामी की सटीक तौर पर भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, भले ही भूकंप उत्पन्न होने की जगह और उसकी तीव्रता की जानकारी आपके पास हो। भूगर्भ वैज्ञानिक, समुद्री वैज्ञानिक, भूकंप विशेषज्ञ हर भूकंप का आकलन करते हैं और कई कारकों के आधार पर सुनामी की चेतावनी जारी कर सकते हैं और नहीं भी। तकनीकी उन्नति और चेतावनी प्रणालियां किसी निकट स्रोत से उत्पन्न हुई सुनामी से तटीय आबादी की रक्षा नहीं कर सकती हैं, क्योंकि पहली लहर घटना के कुछ मिनटों में ही तट पर पहुंच जाती है। स्थानीय आबादी का आने वाली सुनामी के संकेत पहचानने और आधिकारिक चेतावनियों का इंतजार किए बिना तुरंत उचित कदम उठाने में सक्षम होना जरूरी है। इसके लिए उन्हें सुनामी के प्राकृतिक संकेतों के बारे में सीखना होगा, जैसे कि ताकतवर या लंबी अवधि वाले भूकंप, महासागर से आने वाली कोई तेज आवाज, रेलगाड़ी या हवाई जहाज जैसी, और महासागर में होने वाली असामान्य हलचल। हो सकता है कि आपको महासागर में तेजी से आती हुई बाढ़ या पानी की दीवार दिखाई दे, या यह लहर अचानक से पीछे जा सकती है, जिसमें आपको महासागरीय तल, उच्चावच और मछलियां दिखाई दे, जैसा बहुत छोटी छोटी लहरों के पीछे हटने पर दिखते हैं। अगर आपका सामना इनमें से किसी भी चेतावनी से होता है, तो यह सुनामी आने का संकेत हो सकता है। अभी तक आपने सुनामी, इसके आने के कारण और भविष्य में आने वाली सुनामी की घटनाओं की भविष्यवाणी करने के लिए लगाई गई चेतावनी प्रणालियों के बारे में सीखा है। आइए अब हम आपकी समझ को परख लेते हैं। शब्द वाक्यांश को उसके ब्यौरे से जोड़े। शब्द या वाक्यांश को ड्रैग करके उसके सही ब्यौरे से मिलाएं और फिर सबमिट करें बटन पर क्लिक करें।
सुनामी आने से पहले, उसके दौरान और बाद में चौकन्ना और तैयार होने के साथ साथ आधिकारिक चेतावनियों और दिशानिर्देशों का पालन करना अनिवार्य है, ताकि जिंदगियों को बचाया जा सकता है और आपदा के प्रभाव को कम से कम किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए पॉइंटर को खींचकर प्रत्येक चित्र पर ले जाएं। अपने घर में सभी से बात करें कि सुनामी आने पर क्या करना है। अपने परिवार के बचकर निकलने के लिए एक योजना तैयार करें और उसका अभ्यास करें। जानकारी होने से आपकी जिंदगी बच सकती है। आपको रात के समय और खराब मौसम में बचाव मार्ग से निकलना आना चाहिए। आपको 15 मिनट के अंदर अपने सुरक्षित स्थान पर चलकर पहुंचने में सक्षम होना चाहिए। अपनी योजना का अभ्यास करने से उचित प्रतिक्रिया को फटाफट और बेहतर ढंग से लागू किया जा सकता है, जिससे वास्तविक आपातकालीन स्थिति में सोचने में समय व्यर्थ नहीं होगा। खुद को, अपने परिवार और अपनी संपत्ति को सुनामी के प्रभाव से बचाने के लिए आप ये काम कर सकते हैं। तैयारी शुरू करने के लिए आपको एक इमरजेंसी किट तैयार करनी चाहिए और परिवार के लिए संचार योजना बनानी चाहिए। आइए जानते हैं कि इसमें क्या-क्या शामिल होता है। इमरजेंसी रिस्पांस किट में बैटरी से चलने वाली एक टॉर्च, अतिरिक्त बैटरियां, बैटरी से चलने वाला रेडियो, प्राथमिक चिकित्सा किट और मैनुअल होना चाहिए। आपातकालीन खाने में खाने की सूखी चीजें या सूखा नाश्ता और पानी शामिल होता है। वाटरप्रूफ कंटेनर में मोमबत्ती और माचिस, चाकू, क्लोरीन टैबलेट या पाउडर वाला वाटर प्योरीफायर, जरूरी दवाइयाँ, कैश, महत्वपूर्ण दस्तावेज, मोटी रस्सी और कॉर्ड, मजबूत जूते होने चाहिए। अपनी सड़क की समुद्र तल से ऊंचाई पता करें और समुद्र तट या अन्य उच्च जोखिम वाले पानी के इलाकों से दूरी पता करें। बाहर निकलने के आदेश इनकी संख्याओं पर आधारित हो सकते हैं। अगर आप पर्यटक हैं, तो सुनामी के दौरान स्थानीय निकासी प्रोटोकॉल जान लें। आप किसी मजबूत कंक्रीट होटल में तीसरी या उससे ऊंची मंजिल में सुरक्षित रूप से पहुंच जाना चाहिए। अगर भूकंप आता है और आप तटीय क्षेत्र में हैं, तो सुनामी की चेतावनी के बारे में जानने के लिए अपना रेडियो और टीवी चालू कर लें या अपने मोबाइल का इस्तेमाल करें। अपने समुदाय की चेतावनी प्रणालियों और आपदा योजनाओं को जानें। इसमें बाहर निकलने के रास्ते भी शामिल हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपके बच्चे के स्कूल की निकासी योजना में आपको अपने बच्चे को स्कूल या किसी अन्य जगह से उठाना तो शामिल नहीं है। सावधान रहें कि सुनामी या उसकी चेतावनी के दौरान टेलीफोन की लाइनें ज़रूरत से ज़्यादा व्यस्त हो सकती हैं और स्कूल जाने और लौटने के रास्ते पर काफ़ी जाम लगा हो सकता है। अपने पालतू जानवरों के साथ निकासी निर्देशों का तुरंत पालन करें। अंतःस्थल से किसी ऊंचे मैदान की ओर तुरंत चले जाएं। समुद्र तल से 100 फुट 30 मीटर ऊंची किसी जगह पर जाएं या समुद्र तट से तकरीबन 2 मील 3 किलोमीटर दूर स्थित किसी जगह पर जाएं। अगर आप इतनी ऊंचाई या दूरी तक न जा पाएं, तो आपको जितना हो सके उतना ऊंचा या उतनी दूर जाना चाहिए। ढलान या ऊंचाई की दिशा में बढ़ाया गया हर कदम से फर्क पैदा हो सकता है। समुद्र तट से दूर रहें। सुनामी को आते हुए देखने के लिए कभी भी समुद्र तट पर न जाएं। अगर आप लहर को देख पा रहे हैं, तो आपके पास इससे बचने के लिए काफी कम समय है। सावधान, अगर समुद्र तट से पानी पीछे हटते हुए दिख रहा है, तो यह प्रकृति की ओर से सुनामी आने की चेतावनी है और इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। आपको तुरंत पीछे हट जाना चाहिए। खुद को बचाएं, अपनी संपत्ति को नहीं। अपने पड़ोसियों की मदद करना न भूलें जिन्होंने शायद विशेष मदद की जरूरत हो, जैसे बच्चे, बुजुर्ग लोग और विशेष मदद वाले लोग।
स्थानीय अधिकारियों द्वारा स्थिति नियंत्रण में होने का आश्वासन दिए जाने के बाद ही घर लौटें। सुनामी लहरों की एक श्रृंखला है जो कई घंटों तक आ सकती है। यह कतई न माने कि एक लहर आने के बाद खतरा टल गया है। हो सकता है कि दूसरी लहर पहली से ज्यादा घातक हो। आपदा वाले इलाकों में जाने से बचें। आपकी मौजूदगी से आपातकालीन जवाबी कार्यवाही में दखल पड़ सकता है और आप पर बाढ़ के बाद दिखने वाले प्रभावों का और बुरा असर पड़ सकता है। पानी में मलबे में दूर रहें। यह लोगों या पालतू जानवरों को खतरे में डाल सकता है। देखें कि आपको कहीं चोट न लगी हो और चोटिल या फंसे हुए लोगों की मदद करने से पहले जरूरत के मुताबिक प्राथमिक चिकित्सा किट लें। अगर किसी को बचाने की जरूरत है तो मदद करने के लिए सही उपकरण का इस्तेमाल करके पेशेवर की मदद लें। दूसरों को बचाने के दौरान कई लोग क्षतिग्रस्त हो जाते हैं या उनकी मृत्यु भी हो जाती है। खास जरूरतों वाले लोगों की मदद करें। इसमें बच्चे, बुजुर्ग लोग, बिना गाड़ी वाले लोग, विशेष जरूरत वाले लोग और बड़े परिवार जिन्हें आपातकालीन परिस्थिति में अतिरिक्त मदद की जरूरत पड़ सकती है। रेडियो लगातार सुनते रहें और ताज़ा अपडेट पाने के लिए लोकल रेडियो या टेलीविज़न को लगातार सुनते रहें। ऐसी किसी भी इमारत से दूर रहें जिसके आसपास पानी भरा हो। सुनामी के पानी से फर्श टूट सकता है या दीवारें गिर सकती हैं। दीवारों, फर्श, दरवाजों, सीढ़ियों और खिड़कियों की जांच करें और पक्का करें कि इमारत के गिरने का खतरा न हो। दरारों या अन्य नुकसान के लिए नींव की जांच करें। चोट से बचने के लिए रक्षात्मक कपड़े पहनें और सफाई करते हुए सावधान रहें। फुल पैंट और पूरी बाह वाली शर्ट और जूते पहनें। सुनामी के बाद लगने वाली सबसे सामान्य चोटों में पैरों में होने वाले घाव हैं। ऐसा हो सकता है कि सुनामी से सड़कें, पुल या अन्य स्थान क्षतिग्रस्त हो गए हों, इसलिए इन जगहों पर जाने से बचें। टेलीफोन का इस्तेमाल सिर्फ इमरजेंसी कॉल करने के लिए करें। आपातकालीन स्थितियों में टेलीफोन लाइनें व्यस्त हो सकती हैं। इमरजेंसी कॉल जाने के लिए उन्हें खाली रखना जरूरी होता है। आग लगने के खतरों का ख्याल रखें। नुकसान के तहत गैस लाइनों के टूटने या उनसे गैस के रिसने का जोखिम हो सकता है। सुनामी की बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में बिजली के तार या डूबी हुई भट्ठियां या बिजली के उपकरण हो सकते हैं। बाढ़ के बाद आग लगने की घटना सबसे आम हादसों में से एक है। गैस के रिसाव की जांच करें। अगर आपको गैस की दुर्गंध आती है या आपको सीटी या हिसिंग जैसी ध्वनि सुनाई पड़ती है तो खिड़की खोल दें और सभी को घर से तुरंत बाहर ले जाएं। अगर आप कर सकें तो बाहरी मेन वाल्व का इस्तेमाल करके गैस की सप्लाई बंद कर दें और अपने पड़ोसी के घर से गैस कंपनी को कॉल करें। अगर आप किसी वजह से गैस की सप्लाई बंद करते हैं तो इसे पेशेवर द्वारा ही दोबारा शुरू किया जाना चाहिए। इमारत की जांच करते समय बैटरी से चलने वाली लालटेन या फ्लैशलाइट का इस्तेमाल करें। बैटरी से चलने वाली लाइट इस्तेमाल करना सबसे सुरक्षित और सबसे आसान है। इससे व्यक्ति, रहने वाले लोगों या इमारत को आग लगने का खतरा पैदा नहीं होता। मोमबत्ती का इस्तेमाल न करें। बिजली व्यवस्था के खराब होने की जांच करें। अगर आपको बिजली के टूटे या नंगे तार या चिंगारी उठती हुई दिखाई पड़ती हैं या फ्यूज के जलने की दुर्गंध आती है तो मेन फ्यूज बॉक्स या सर्किट ब्रेकर से बिजली बंद कर दें। अगर फ्यूज बॉक्स या सर्किट ब्रेकर तक पहुंचने के लिए आपको पानी से होकर जाना हो तो सलाह लेने के लिए ग्राहक सेवा नंबर पर कॉल करें। बिजली के उपकरण की जांच करनी चाहिए और उन्हें दोबारा इस्तेमाल करने से पहले सुखा लेना चाहिए। सीवर और पानी के पाइपों को हुए नुकसान की जांच करें। अगर आपको पता चलता है कि सीवर लाइन टूट गई है तो टॉयलेट इस्तेमाल करने से बचें और मदद के लिए प्लम्बर को बुलाएं। अगर पानी के पाइप टूटे जाते हैं तो वाटर कंपनी से संपर्क करें और नल से पानी न निकालें।
आप सही सलामत वाटर हीटर या सुनामी आने से पहले जमाई गई बर्फ को पिघलाकर सुरक्षित पानी हासिल कर सकते हैं। इन स्रोतों से पानी को निकालने से पहले मेन वाटर वाल्व को बंद कर दें। नल के पानी का इस्तेमाल सिर्फ तब करें जब स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा ऐसा करने की मंजूरी मिल गई हो। जंगली जानवरों से सावधान रहें, खासकर जहरीले सांपों से जो पानी के साथ बहकर इमारत में आ सकते हैं। मलबे को कुरेदने के लिए किसी छड़ी का इस्तेमाल करें। सुनामी की बाढ़ का पानी सांपों और जानवरों को उनके बिलों से बाहर निकाल देता है। इमारत और उसके सामान दोनों को हुए नुकसान की फोटो लें ताकि आप उसके मुआवजे के लिए दावा कर सकें। इमारत से पानी बाहर निकालने के लिए खिड़कियां और दरवाजे खोलकर मदद के लिए गुहार लगाएं। कीचड़ के जमने से पहले ही फावड़े की मदद से उसे साफ कर दें। खाने की चीजों की जांच करें। बाढ़ के पानी के संपर्क में आया हर खाना दूषित हो सकता है और उसे हटा दिया जाना चाहिए। बाद में आने वाले झटके महसूस होने का इंतजार करें। अगर भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 8 से 9 या उससे ज्यादा है और उपरिकेंद्र निकट स्थान में मौजूद है, तो बाद में आने वाले झटकों की तीव्रता 7 से ज्यादा हो सकती है और ये सुनामी की दूसरी लहर लाने में भी सक्षम हैं। अपने पालतू जानवरों पर नजर रखें। अपने सभी पालतू जानवरों को अपने सीधे नियंत्रण में रखें। हो सकता है कि आपके पालतू जानवर आपके घर या टूटी हुई खिड़की से बाहर चले जाएं। पालतू जानवर भ्रमित हो सकते हैं। इसकी वजह है कि आमतौर पर बाढ़ के कारण उनके सूंघे हुए निशानों की गंध पर असर पड़ सकता है। किसी दुर्घटना के बाद पालतू जानवरों का व्यवहार अचानक से बदल सकता है। उनका व्यवहार आक्रामक या रक्षात्मक हो सकता है। इसलिए उनकी कुशलता का खास ख्याल रखें और आपदाओं से उन्हें बचाने के लिए उचित उपाय करें, जिसमें जंगली जानवरों के ठहरने की जगह बदलना भी शामिल है। साथ ही यह पक्का करें अन्य लोगों और दूसरे जानवरों की सुरक्षा पर इसका असर न हो। आगे हम सुनामी से प्रभावित क्षेत्रों में स्वयंसेवकों की भूमिका के बारे में जानेंगे। आइए हम किसी सुनामी के लिए डिजास्टर रिस्पांस कोऑर्डिनेटर रमेश और उसकी टीम में शामिल हुए नए स्वयंसेवक सुरेंदर के बीच चर्चा पर गौर करते हैं। हेलो सुरेंदर, इन नाजुक मौके पर स्वयंसेवक के तौर पर मदद करने के लिए आपको मौजूद देखकर बहुत अच्छा लगा। मुझे इस टीम का सदस्य बनने पर गर्व है और मैं हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हूं। आप मुझे कौन से काम या जिम्मेदारियां सौंपना चाहेंगे? मैं आपको समझाता हूं। स्वयंसेवक कई तरह से मदद कर सकते हैं। किसी भी एजेंसी के लिए स्वयंसेवक समुदाय के केंद्र बिंदु का काम कर सकते हैं। स्वयंसेवक सरकार की सलाह और चेतावनी को पहुंचाने के लिए संदेशवाहक की भूमिका अदा कर सकते हैं। स्वयंसेवक प्रभावित क्षेत्र से लोगों को बाहर निकालने में मदद कर सकते हैं। स्वयंसेवक राहत कैंप में अलग अलग तरह की सेवाएं दे सकते हैं। स्वयंसेवक जनोपयोगी सेवाओं की पुनर्बहाली में सरकार की मदद कर सकते हैं। सरकार हर सामान्य तरह की सेवाओं को पहुंचाने में स्वयंसेवकों की मदद ले सकती है। सामुदायिक विकास के लिए आपको इन तरह की परियोजनाओं का हिस्सा बनाया जा सकता है। वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटी स्थापित करना, सुनामी के आश्रय केंद्र तैयार करना और सड़कें साफ करना और पौधे लगाना। सामाजिक कल्याण के लिए आपको महिलाओं और सहकारी संगठनों की मदद करनी पड़ सकती है। साथ ही आपको कपड़ों और खून को दान में देना पड़ सकता है। जरूरी दवाइयां पहुंचानी पड़ सकती हैं और जानवरों को बचाना पड़ सकता है। लोगों को आश्रय केंद्रों या सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने के काम में यातायात संभालना, लोगों तक चेतावनी पहुंचाना,
इन शेल्टर होम तक जरूरी सामानों की आपूर्ति बनाए वगैरह शामिल है। आपके मार्गदर्शन के लिए शुक्रिया। इससे मुझे अपनी भूमिका को समझने में काफी मदद मिली। मैं प्रभावित समुदायों तक सहायता पहुंचाने और उनकी उम्मीद बनाए रखने में अपनी भरसक कोशिश करूंगा। स्वागत है। हम सभी यहाँ एक दूसरे की और हमारे लोगों की मदद करने के लिए मौजूद हैं। इसी के साथ हम इस मॉड्यूल के आखिरी पड़ाव तक पहुंच गए हैं। आइए हम इस मॉड्यूल में सीखे हुए अहम बिंदुओं को दोहरा लेते हैं। सुनामी या बंदरगाह लहरें समुद्र में उत्पन्न होने वाली लहरों की श्रृंखला है। यह पानी की विशाल मात्रा के विस्थापित होने की वजह से उत्पन्न होती है। सुनामी आमतौर पर तरंगों की एक श्रृंखला से बनी होती है, जिनकी अवधि मिनटों से लेकर घंटों तक होती है, इसलिए यह वेव ट्रेन में आती हैं। इन रहस्यमय लहरों का जन्म आमतौर पर टेक्टोनिक प्लेट सीमाओं पर समुद्र के नीचे बड़े भूकंपों के कारण होता है। पानी के नीचे भूस्खलन या ज्वालामुखी विस्फोट के कारण भी सुनामी आ सकती है। यह किसी बड़े उल्कापिंड के समुद्र में गिरने की वजह से भी पैदा हो सकती है। ज्यादातर सुनामी, लगभग 80%, प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में आती हैं। कभी कभी सुनामी का गर्त, लहर के शिखर से नीचे सबसे निचला बिंदु, पहले तट पर पहुंचता है। जब ऐसा होता है तो एक खाली जगह बन जाती है जिसमें समुद्र तटीय जल उस भाग को भरने पीछे लौटता है। इससे बंदरगाह और समुद्र तल के जलमग्न हिस्से उजागर हो जाते हैं। इस घटना को पहचान लेने से जान बचाई जा सकती है। प्रशांत सुनामी चेतावनी प्रणाली 26 देशों का एक गठबंधन है जिसका मुख्यालय हवाई में स्थित है। यह संगठन समुद्र में सुनामी की पहचान करने के लिए भूकंपीय उपकरणों और जल स्तर मापी का एक जाल फैलाए रखता है। तटीय इलाकों के पास रहने वाले लोगों को प्रकृति द्वारा सुनामी के इन संकेतों को पहचानना आना चाहिए। ताकतवर या लंबे भूकंप, महासागर से आने वाली कोई तेज आवाज, रेलगाड़ी या हवाई जहाज जैसी, और महासागर में होने वाली असामान्य हलचल। हो सकता है कि आपको महासागर में तेजी से आती हुई बाढ़ या पानी की दीवार दिखाई दे। इसके अलावा यह लहर अचानक से पीछे जा सकती है, जिसमें आपको महासागरीय तल, उच्चावच और मछलियां दिखाई दें, जैसा बहुत छोटी छोटी लहरों के पीछे हटने पर दिखते हैं। सुनामी से बचने का सबसे अचूक उपाय पूर्व चेतावनी है, जिससे लोग सही समय पर ऊंचे स्थानों पर जा सकते हैं। अब इस विषय के बारे में आपकी समझ को परखने का समय है। यह एक मूल्यांकन अभ्यास है। हर सवाल के लिए समान अंक तय किए गए हैं। टेस्ट में सफल होने के लिए कम से कम 60% अंक लाना जरूरी है। सवालों को ध्यान से पढ़ें और उचित विकल्पों को चुनें। बधाई हो, आपने सुनामी पर मॉड्यूल सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। आप वापस जा सकते हैं और ऐसी किसी भी चीज की जांच कर सकते हैं जिसके बारे में आप अनिश्चित